बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं खुशखबरी के साथ के पाक 522 के जैसा कि हम लेक्चर सीरीज़ अपलोड कर रहे हैं स्टूडेंट्स की पुरज़ोर फरमाइश पर हम उसकी मिड टर्म प्रिपरेशन वीडियोस इंशाल्लाह ताला अपलोड करने जा रहे हैं। वो आपके सामने है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं स्टूडेंट्स कर पाए वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और हमारे कमेंट में आप जो है वो हमें अपना मसला परेशानी बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हम इंशाल्लाह ताला हमारे पास 350 प्लस जो हैं वो MCQs हैं। कोशिश करेंगे कि सबको डिस्कस करें। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो सबको इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन तकरीबन मिलाकर हमारे पास कोई 35 के करीब क्वेश्चंस हैं जिनको हम शॉर्ट और लॉन्ग के तौर पर जो इम्पोर्टेंट हैं, वैसे तो काफ़ी सारे हैं, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह ताला वो डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा। बाकी आपने कुछ खुद स्टडी करनी है, कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह मिल मिलाकर जो है वो हम इंशाल्लाह ताला इस सब्जेक्ट को जो है वो क्लियर करेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरा वीडियो लेक्चर्स लाजमी देखें पहले, ठीक है, फिर ये प्रिपरेशन वीडियो देखें ताकि आपकी बहुत अच्छी तरह से तैयारी हो सके। कोर्स ये थोड़ा सा लेंथी है, तो आपने भी जो है वो उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है। ये फ़ाइल जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये हमारे मुबशर भाई हैं, स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो है वो काविश की है। ये बहुत अच्छी काविश है। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनको मज़ीद तरक्की दे और इस तरह की मज़ीद जो है वो स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए वो चीज़ें प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हम MCQs को कवर करेंगे, फिर हम शॉर्ट और लॉन्ग। यहाँ पे थोड़ा सा ये थ्योरी का सब्जेक्ट है। आपने ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट ट्रिक याद रखनी है कि जो भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, जितने मैंने आपको MCQs और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस करवा देने हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई रिलेटेड शॉर्ट और लॉन्ग, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मसला होता है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने उसको कुछ ना कुछ जो है वो उसके रिलेटेड MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन से कुछ ना कुछ जो है वो उसके रिलेटेड इतना लिखा ना है कि 3 में से आपको 2-2.5 नंबर जो हैं वो लाजमी मिल जाएं। तो ये ट्रिक आपने याद रखनी है और वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपका कोई भी चीज़ जो है वो मिस ना हो और जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। बाकी हमने हर MCQs की एक्सप्लेनेशन भी लिखी है, वो अगर आप पढ़ना चाहें तो अपने तौर पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी ईजिली क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है कि आइडियालॉजी इज़ बेसिकली या बुनियादी तौर पर जो नज़रिया है वो क्या है, वो सिस्टम ऑफ आइडियाज़ है, यानी कि आइडियाज़ का वो एक सिस्टम है, एक निज़ाम है आइडियाज़ का। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आइडियालॉजी हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड। आइडियालॉजी जो है वो लोगों को क्या चीज़ समझने में मदद देती है, मुआशरा और शनाख्त को, ठीक है, यानी वो जिस माशरे में रह रहे होते हैं उसको और अपनी शनाख्त को समझने में मदद देती है। पाकिस्तान वाज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी एंड नेशनहुड, ठीक है, पाकिस्तान जो था वो इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पर बना कि मुसलमानों की एक अलहदा शनाख्त है और एक अलहदा कौम है, ठीक है। विच स्कॉलर डिस्कस द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। कौन सा एक अंग्रेज़ जो था वो उसने पाकिस्तान का जो आइडिया है वो आइडियालॉजी के बारे में बात की थी, वो स्टीफन पी कोहिन था, ठीक है। जावेद इकबाल कनेक्टेड आइडियालॉजी विद इस्लामिक प्रिंसिपल। जो जावेद इकबाल थे उन्होंने आइडियालॉजी को किसके साथ जोड़ा, इस्लामी असूलों के साथ जोड़ा। शरीफुल मुजाहिद इम्फसाइज्ड टू नेशन थ्योरी। जो शरीफुल मुजाहिद थे उन्होंने दो कौमी नज़रिए पर बहुत ज़्यादा अहमियत दी। पाकिस्तान आइडियालॉजी अपीयर स्ट्रांगली इन एजुकेशन सिस्टम। तो पाकिस्तान का जो नज़रिया है वो पाकिस्तान के जो तालीमी निज़ाम है उसमें बहुत मजबूती के साथ हमें नज़र आता है। देखें कि पूरा एक बुक वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने डिज़ाइन किया है आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान पर। द फोर मेन कंपोनेंट्स ऑफ आइडियालॉजी। जो आइडियालॉजी नज़रिया के 4 मेन अज्जा हैं वो कौन कौन से हैं, मज़हब है, सकाफ़त है, पॉलिटिक्स है, सियासत जिसको बोलते हैं, और हिस्ट्री है, ठीक है। ये 4 मेन कंपोनेंट्स हैं आइडियालॉजी के। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पाकिस्तान आइडियालॉजी इज़। पाकिस्तान की जो नज़रिया है उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है, वो रिलीजन है, मज़हब है। इस्लाम यूनाइटेड मुस्लिम्स फ्राम डिफरेंट रीजन्स एंड लैंग्वेजेस। तो जो इस्लाम है वो मुसलमानों को जो मुख्तलिफ़ खित्तों और मुख्तलिफ़ ज़बानों से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनको आपस में जोड़ता है। द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1949। करारदाद मकासद कब पास हुई, 1949 में।
उर्दू वाज चूजन एज द नेशनल लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद मुस्लिम कल्चर। तो उर्दू को जो है वो कौमी ज़बान का दर्जा दिया गया क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इसका लगाव था मुसलमानों की सकाफत से। हु इंस्पायर्ड मुस्लिम थ्रू पोइट्री, अलामा इकबाल ने मुसलमानों को जगाया था अपनी शायरी के जरिए। द टू नेशन थ्योरी स्टेटेड दैट मुस्लिम्स एंड हिंदूज वर सेपरेट नेशन, दो अलग-अलग कौमें हैं। दो कौमी नज़रिया यही है कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो आपस में कभी भी नहीं मिल सकते, ये दो अलग-अलग कौमें हैं। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी? 1906 में। सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन, ठीक है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे, सेपरेट इलेक्टोरेट जो थे वो 1909 में उनको मुतारफ़ करवाया गया। हु प्रेजेंटेड द 14 पॉइंट्स, किसने 14 नुकात किसने पेश किए थे? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। हिस्ट्री प्रोवाइड्स लेजिटिमाइजिंग नैरेटिव्स, तो हिस्ट्री हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करती है? ये हमें वो चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि कितनी कुर्बानियों और कितनी मुश्किलात से जो है वो पाकिस्तान हासिल किया गया। द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान आइडियालॉजी हिस्ट्री, तो जो मुगल एम्पायर, जो मुगलों का दौरे हुकूमत था, जब उसका जो है वो डिक्लाइन शुरू हुआ, यानी उसका जो आप कह सकते हैं डिक्लाइन को उर्दू में क्या कहते हैं, ठीक है, यानी कि उसका जो उतार, यानी कि उसको जवाल आया, जब जवाल, तो वो किस चीज़ का हिस्सा था? वो पाकिस्तान की आइडियालॉजी की जो तारीख है उसका हिस्सा था। विच टू लीडर्स आर कंसिडर्ड फाउंडिंग फादर्स ऑफ पाकिस्तान, कौन से दो अजीम लीडर जो थे वो पाकिस्तान की बुनियाद, यानी पाकिस्तान को बनाने में उनका अहम किरदार था, वो इकबाल और जिन्ना थे। आइडियालॉजी हेल्प्स इन नेशन बिल्डिंग बाय क्रिएटिंग यूनिटी, तो जो आइडियालॉजी है वो नेशन बिल्डिंग यानी कि कौम की तामीर में कैसे किरदार अदा करती है? वो लोगों को मुत्तहद करती है, यूनाइट करती है। द टू नेशन थ्योरी बिकेम द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान आइडेंटिटी, जो दो कौमी नज़रिया वो पाकिस्तान की शनाख्त का जरिया बना। आइडियालॉजी एक्ट्स लाइक अ ग्लू एंड कंपस, तो आइडियालॉजी जो है वो लोगों को जोड़ने और एक डायरेक्शन देने का काम करती है। ग्लू का काम करती है और कंपस का क्या मतलब है कि डायरेक्शन का भी काम करती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लाम, इस्लाम जो है वो पाकिस्तान की सबसे मजबूत बुनियाद है। द टू नेशन थ्योरी वाज द पॉलिटिकल हार्ट ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, जो तहरीक पाकिस्तान थी उसका जो मरकज़ी किरदार था, जो दिल था उसका, वो क्या थे? टू नेशन थ्योरी थी। मुस्लिम्स फियर्ड बिकमिंग परमानेंट मिनॉरिटी, मुसलमानों को इस चीज़ का डर था कि वो बरसगीर में एक जो है वो मुस्तकिल तौर पर अकलियत बनकर रह जाएंगे, क्योंकि उनकी तादाद थोड़ी थी तो हिंदुओं की तादाद ज़्यादा थी। इस वजह से वो मुसलमानों को डर था कि ये एक परमानेंट जो है वो मिनॉरिटी बन के रह जाएंगे। द उर्दू लैंग्वेज वाज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी, तो मुसलमानों की जो शनाख्त है उर्दू जो है उसमें एक बहुत अहम हिस्सा अदा करती है। मुस्लिम्स डिमांडेड पाकिस्तान फॉर इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी, मुसलमान जो थे वो माशी और सियासी जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे, ठीक है, उनको इकनॉमिक और पॉलिटिकल सिक्योरिटी चाहिए थी। कायदे आज़म व्यूड इस्लाम एज ए सोर्स ऑफ सोशल जस्टिस, जो कायदे आज़म थे वो इस्लाम को एज ए सोशल जस्टिस देखते थे, एज ए यानी कि समाजी इंसाफ जो प्रोवाइड करता था। कायदे आज़म जानते थे कि इस्लाम जो है वही जो है मुसलमानों को समाजी इंसाफ दिला सकता है। आइडियालॉजी प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग स्टेट इंस्टीट्यूशंस, तो आइडियालॉजी जो है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है कि किस चीज़ को बनाने में, जो रियासत के अदारे हैं उनको बनाने के लिए, ताकि वो सही तरीके से काम कर सकें। द मुगल एम्पायर बिगेन इट्स इरिवर्सिबल डिक्लाइन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब आलमगीर, औरंगजेब आलमगीर की डेथ के बाद, जो कि 1707 में हुई थी, वो इनका जवाल शुरू हो गया मुगलिया सल्तनत का, ठीक है। ये कब फौत हुए थे ये मैं आपको बता चुका हूँ, 1707 में। विच रीजनल पावर ग्रेटली चैलेंज द मुगल एम्पायर? मराठास, ठीक है, जो मराठास थे, मराठास भी इनको बोलते हैं, वो उन्होंने मुगल एम्पायर को जो था बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया, उनको बहुत ज़्यादा चैलेंज दिया। हु इन्वेडेड दिल्ली इन 1739, तो नादर शाह ने जो था वो दिल्ली पर 1739 में हमला किया था। द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन 1757 में जंग प्लासी हुई थी। हु लेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ प्लासी, जंग प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन रहनुमाई कर रहा था? वो कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, एक अंग्रेज़ था, वो इसकी रहनुमाई कर रहा था। द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन 1764, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी, और जंग प्लासी 1757 में हुई थी। द ब्रिटिश गॉट दीवानी राइट्स इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है, जो दीवानी
राइट्स थे, यानी कि जो मतलब के टैक्स इकट्ठा करने के जो हकूक़ थे उन्होंने कहाँ पे हासिल कर लिए बरतानिया ने, वो बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। द इमीडिएट काज ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। तो जो जंग आज़ादी की सबसे ज़्यादा जो वजह बनी, जो मुस्तकिल मतलब कि अचानक जो वजह बनी, वो कार्ट्रिज जो दिए गए थे वो क्या थे कि उनमें जो है वो गाय की और सूअर की, खंजीर की जो चर्बी है उनका इस्तेमाल किया गया, जो कि मुसलमानों और हिंदुओं में मना थी। ठीक है, मुसलमानों के लिए जो हमारा खंजीर है वो मना है इस्लाम में, और जो गाय है वो हिंदुओं के लिए मुकद्दस एक जानवर है। द कार्ट्रिजेज वर रूमर टू कंटेन फैट ऑफ, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि गाय और सूअर की जो चर्बी है वो गोलियों पे लगाई गई थी, जो कारतूस थे उन पे लगाई गई थी। द वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन मेरठ, कहाँ पे इसका ओरिजिन था, कहाँ से ये स्टार्ट हुई थी? 1857 की जंग आज़ादी जो है वो मेरठ से स्टार्ट हुई थी। द रिवोल्ट बिगेन ऑन, रिवोल्ट किसको बोलते हैं? बगावत को। वो कब स्टार्ट हुई थी? वो 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी मेरठ में। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। हु वाज डिक्लेयर्ड द लीडर ऑफ द रेबल्स इन दिल्ली, दिल्ली में किसको बोला गया कि इसने बगावत की, बागियों की लीडरशिप की है? कौन था लीडर वहाँ पे? वो बहादुर शाह जफ़र को बोला गया। नेक्स्ट हमारे पास है हु लेड द रेबेलियन इन कानपुर, कानपुर में किसने जो है वो बागियों की रहनुमाई की? वो नाना साहिब थे। ठीक है, कानपुर में नाना साहिब ने इनकी रहनुमाई की थी। हु बिकेम द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इन झांसी, तो झांसी में जो था वो कौन था जिसने बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत दिखाई? वो थी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, झांसी की रानी भी इनको बोलते हैं। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जो थी उन्होंने ज़्यादा मुज़ाहमत दिखाई। हु लेड द रिबेलियन इन ऊध, तो बेगम हज़रत महल जो थी उन्होंने जो है वह ऊद में जो बगावत हुई थी उन उसकी रहनुमाई की थी। ठीक है, विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, लॉर्ड डेलहाउस जो था उसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। द ब्रिटिश एनेक्स्ड ओद इन 1856। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लें कि जो बरतानिया था उन्होंने ऊद पर कब कब्जा किया? 1856 में। विच लैंग्वेज रिप्लेस्ड पर्शियन आफ्टर ब्रिटिश रूल, तो जारी बात है बरतानवी हुकूमत थी तो वहाँ पे इंग्लिश जो थी उसने फ़ारसी को रिप्लेस कर दिया। विच कम्युनिटी वाज पार्टिकुलरली ब्लेम्ड आफ्टर 1857, जो मुसलमान थे उनको बहुत ज़्यादा जो था ब्लेम किया गया, इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है 1857 की जंग आज़ादी में। द ब्रिटिश क्राउन टू कंट्रोल इंडिया इन 1858 में, 1858 में जो तख्ते बरतानिया था उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल हासिल कर लिया इंडिया पर। द पीरियड ऑफ डायरेक्ट ब्रिटिश रूल इज़ कॉल्ड ब्रिटिश राज। ठीक है, जो उन्होंने डायरेक्ट ब्रिटिश रूल जो था अप्लाई किया था उसको ब्रिटिश राज बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। हु अमाइड आफ्टर 1857 टू गाइड मुस्लिम्स, 1857 की जंग आज़ादी के बाद कौन मुसलमानों में बेदार हुआ कि जिन्होंने मुसलमानों के लिए कोशिशें शुरू की? तो वो थे सर सैयद अहमद अली ख़ान। नेक्स्ट हमारे पास है मुस्लिम्स फेस वेयर एजुकेशनल बैकवर्डनेस, तो जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों में तालीमी जो बैकवर्डनेस थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। विच क्लास वाज डिस्ट्रॉयड आफ्टर 1857, जंग आज़ादी 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो मुसलमानों की मिडिल क्लास थी, जो मिडिल क्लास तबका था वो पिस के रह गया था, बहुत ज़्यादा उन पर जुल्म व जबर हुए। क्रिश्चियन मिशनरीज बिकेम मोर एक्टिव आफ्टर 1857, तो जो एक ये मिशन था कि लोगों को, मुसलमानों हिंदुओं को जो है वो ईसाई करना, वो कब ज़्यादा एक्टिव हुआ? वो 1857 की जंग आज़ादी के बाद हुआ। द लास्ट मुग़ल एम्पायर वाज, आखिरी मुग़ल हुक्मरान कौन था? बहादुर शाह जफ़र था। तो नेक्स्ट हमारे पास है द एंग्लो मराठा वार्स हेल्प्ड एस्टेब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी। ठीक है, जो द एंग्लो मराठा वार हेल्प्ड एस्टेब्लिश ब्रिटिश मराठा। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी। सॉरी। द जागीरदारी क्राइसिस लेड टू करप्शन एंड डिक्लाइन, जो जागीरदारी निज़ाम था वो रिश्वत और जवाल का ज़रिया बना। द वार ऑफ इंडिपेंडेंस इज़ आल्सो कॉल्ड स्पाई म्यूटनी। ठीक है, सिपाहियों की जो बगावत थी, ठीक है, वो 1857 की जंग आज़ादी उसको सिपाहियों की बगावत भी बोला गया।
आफ्टर 1857 मुस्लिम्स मेनली सफ़र्ड फ्राम एजुकेशनल बैकवर्डनेस, उनमें जो तलीमी फुकदान था वो बहुत ज़्यादा हो गया था जंग आज़ादी के बाद। बिफोर ब्रिटिश रूल मुस्लिम्स मेनली स्टडीड इन मदरसाज, जो बरतानवी राज से पहले जो मुसलमान थे वो ज़्यादातर मदरसाज में अपनी तलीम हासिल करते थे। विच लैंग्वेज वाज रिप्लेस्ड बाई इंग्लिश आफ्टर ब्रिटिश रूल, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि फ़ारसी को इंग्लिश से रिप्लेस कर दिया गया, सॉरी इंग्लिश को फ़ारसी से रिप्लेस कर दिया गया। पहले फ़ारसी बोली जाती थी ब्रिटिश राज से पहले, फिर उन्होंने इंग्लिश को राइज कर दिया। मुस्लिम्स फियर्ड इंग्लिश एजुकेशन बिकॉज दे थॉट इट वुड कन्वर्ट दैम टू क्रिश्चियनिटी, मुसलमानों को ये डर था कि जो इंग्लिश ज़ुबान है, इंग्लिश एजुकेशन है, वो उनको कहीं ईसाइयत की तरफ ना ले जाए। विच कम्यूनिटी क्विकली अडॉप्टेड इंग्लिश एजुकेशन, जो हिंदू थे उन्होंने बहुत जल्दी इंग्लिश तालीम को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया। इन 1886 मुस्लिम्स इन गवर्नमेंट जॉब्स वर लेस दैन 1/7, तो 1886 में अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट जॉब्स की बात की जाए तो मुसलमान अगर देखा जाए तो 7 में सिर्फ एक मुसलमान होता था। हु इज़ नॉन एज द फाउंडर ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट की किसने बुनियाद रखी थी? वो सर सैयद अहमद ख़ान ने रखी थी। सर सैयद अहमद ख़ान लिव्ड बिटवीन 1817 से लेकर 1898 तक उनकी जो ज़िंदगी थी, ठीक है। 1817 में पैदा हुए, 1898 में फौत हुए। सर सैयद एस्टेब्लिश द साइंटिफिक सोसाइटी, कब साइंटिफिक सोसाइटी कब बनाई गई? 1864 में, ठीक है। द पर्पज़ ऑफ द साइंटिफिक सोसाइटी वाज टू ट्रांसलेट वेस्टर्न बुक्स इनटू उर्दू, तो साइंटिफिक सोसाइटी का मकसद क्या था? कि जो मगरबी किताबें थी उनको उर्दू में तर्जमा करना। विच जर्नल वाज पब्लिश्ड बाय सर सैयद, तहजीबुल अखलाक जो एक जर्नल था यानी एक रसाला था, वो सर सैयद अहमद खां खुद पब्लिश करते थे। एम कॉलेज वाज एस्टेब्लिश इन 1875, 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। ये मैं आपको इसका जो है वो एब्रीविएशन भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एमएओ से ये बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि द एमएओ कॉलेज वाज मॉडल्ड ऑन ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, तो ये जो कॉलेज था एमएओ उसको किन को फॉलो करके बनाया गया था? जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी उनकी तर्ज पर बनाया गया था। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ एमएओ कॉलेज, तो इसकी बुनियाद किसने रखी थी? एमएओ कॉलेज ने लॉर्ड लिटन, ठीक है। लॉर्ड लिटन अंग्रेज था, उसने इसकी बुनियाद रखी थी। द ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट हुई थी? ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1886 में स्टार्ट हुई थी। द अलीगढ़ मूवमेंट एम टू कंबाइन मॉडर्न एंड इस्लामिक एजुकेशन, तो अलीगढ़ मूवमेंट जो तहरीक अलीगढ़ थी उसका काम था कि जो जदीद निज़ाम तलीम है उसको और इस्लामी निज़ाम तलीम को यकजा करना, एक जगह पे इकट्ठा करना। हु कॉल्ड अलीगढ़ द आर्सेनल ऑफ मुस्लिम इंडिया, कायद आज़म ने जो है वो अलीगढ़ को मुस्लिम इंडिया का जो था वो आर्सेनल किसको बोलते हैं? जहाँ पे हथियार वगैरह रखे होते हैं, यानी कि एक बड़ा हथियारों का कारखाना अलीगढ़ को बोला कायद आज़म ने। इस्लामिया कॉलेज पेशावर कब बना था? 1913 में। हु इज़ कॉल्ड द सर सैयद ऑफ द फ्रंटियर? सर जॉर्ज रूस कैपल, ठीक है। नहीं, साहिबजादा अब्दुल कयूम खान, साहिबजादा अब्दुल कयूम खान ने जो सर सैयद अहमद खान थे उनको मेन फ्रंटियर यानी कि सबसे अगली सफ में लड़ने वाला बोला था। द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाज क्रिएटेड इन 1901, जिसको हम NWFP और अब क्या बोलते हैं? KP के बोलते हैं, ठीक है। इस्लामिया कॉलेज पेशावर वाज इंस्पायर्ड बाय अलीगढ़ मूवमेंट, तो इसको कैसे किस चीज़ से इंस्पायर करके बनाया गया था? अलीगढ़ मूवमेंट से। नेक्स्ट हमारे पास है विच ब्रिटिश ऑफिसर सपोर्टेड इस्लामिया कॉलेज पेशावर, सर जॉर्ज रूस कैपल जो थे उन्होंने इस्लामिया कॉलेज पेशावर की हिमायत की थी। इस्लामिया कॉलेज पेशावर वाज बिल्ट नियर खैबर पास के नज़दीक जो था वो इस्लामिया कॉलेज पेशावर को बनाया गया था। मैनी टीचर्स एट इस्लामिया कॉलेज वर ग्रेजुएट्स ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। जो बहुत सारे इस्लामिया कॉलेज के उस्ताद थे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से तलीम हासिल कर चुके थे। विच 3 इंस्टीट्यूशन वार मैंशन इन कायद आज़म्स विल, तो कायद आज़म की जो वसीयत थी उसमें कौन से 3 जो तलीमी इदारे बताए गए थे? वो एक अलीगढ़ थी यूनिवर्सिटी, इस्लामिया कॉलेज पेशावर और सिंध मदरसा। द एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्रिएटेड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, ठीक है। यानी कि जो तालीमी इस्लाहात हैं वो इंसान में क्या किस चीज़ का शऊर को बेदार करती हैं। द मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस लेटर बिकेम मुस्लिम लीग, ठीक है। बाद में वो क्या बन गई? वो मुस्लिम लीग बन गई। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में इसको बनाया गया। सर सैयद बिलीव्ड मुस्लिम कुड बी मॉडर्न विदाउट
लूजिंग इस्लामिक आइडेंटिटी। तो सर सैयद को इस बात का यकीन था कि अगर मुसलमान मॉडर्न एजुकेशन हासिल करें तो वो जो है वो बन सकते हैं, मॉडर्न जदीद बन सकते हैं, हालांकि उनकी जो इस्लामी शनाख्त है वो भी ख़राब नहीं होगी। टू नेशन थ्योरी स्टेट्स दैट मुस्लिम्स एंड हिंदूज वर सेपरेट नेशन, दो अलग-अलग कौमें हैं। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी? टू नेशन थ्योरी का बाप किसे कहा जाता है? सर सैयद अहमद खान को। ये नेशन इज़ द कम्युनिटी शेयरिंग है। एक नेशन जो है वो ऐसी कम्युनिटी है, एक कौम ऐसी कम्युनिटी होती है जो क्या शेयर करती है? कॉमन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस एंड कल्चर। उनका जो सकाफत और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है वो कॉमन होता है, सेम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन टू नेशन थ्योरी पे बुनियाद करता है। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक बिलीफ ह्यूमैनिटी इज डिवाइडेड इनटू बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स। तो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक बिलीफ, जो इस्लामी नज़रियात हैं उनके मुताबिक जो इंसानियत है वो किन में तकसीम की गई है? बिलीवर्स यानी जो कि यकीन रखते हैं और जो यकीन नहीं रखते। नेक्स्ट हमारे पास है मोहम्मद बिन कासिम इंटर्ड सिंध इन 712, 712 में दाखिल हुआ था। हु रौब किताब तहकीक तहकीकल हिंद अल बिरूनी, ठीक है, अल बिरूनी ने ये किताब लिखी थी, ये आपने याद रखना है। हु अपोज्ड अकबर्स रिलीजियस पॉलिसीज, शेख अहमद सरहंदी जो थे उन्होंने जो अकबर का दीन इलाही था उसको अपोज किया था, उसकी मुखालफत की थी। शाह वली अल्लाह एम्फसाइज्ड इस्लामिक यूनिटी, जो शाह वली अल्लाह थे उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया कि जो इस्लामिक मुत्तहद है वो इस मुसलमानों को आपस में मुत्तहद होना चाहिए। सैयद अहमद शहीद वर्क फॉर रिलीजियस रिवाइवल एंड पोलिटिकल स्ट्रेंथ, जो सैयद अहमद शहीद थे उन्होंने जो था मज़हब को दोबारा जो था ज़िंदा करना और जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ यानी कि सियासी मजबूती के लिए काम किया। द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड आफ्टर द डेथ ऑफ, ये हो चुका है। द वार ऑफ इंडिपेंडेंस टुक प्लेस 1857, ये भी हो चुका है। सर सैयद अहमद खान फोकस्ड ऑन मॉडर्न एजुकेशन एंड रिफॉर्म, जो सर सैयद अहमद खान थे वो चाहते थे कि मुसलमान जदीद तालीम हासिल करें। विच बुक्स वर रिटन बाय सर सैयद अहमद आफ्टर 1857, कौन कौन से उन्होंने बुक्स लिखी थी? वो लिखी थी असबाब बगावत हिंद और लायल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, दो किताबें लिखी थी। द उर्दू हिंदी कंट्रावर्सी स्टार्टेड इन 1867, जो उर्दू हिंदी तनाज़ा था वो 1867 में स्टार्ट हुआ। उर्दू वाज रिटन इन पर्शियन स्क्रिप्ट, जो उर्दू थी उसका जो लिखने का निज़ाम था वो फ़ारसी का था, ठीक है। हु स्ट्रांगली डिफेंडेड उर्दू लैंग्वेज, किसने जो था वो बड़ी मजबूती से उर्दू को सॉरी उर्दू का दिफा किया था? नवाब मोहसिन अल मुल्क ने। द उर्दू डिफेंस एसोसिएशन वाज फॉर्म टू प्रोटेक्ट उर्दू, ठीक है, जब उर्दू के दिफा की एसोसिएशन है तो वो उसने क्या किसका दिफा करना था? उर्दू का दिफा करना था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ए ओ ह्यूमे, ठीक है, ए ओ ह्यूमे ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी थी, ठीक है। इसका पूरा नाम भी नीचे लिखा हुआ है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे। सर सैयद एडवाइज्ड मुस्लिम्स टू स्टे अवे फ्राम कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस से दूर रहें, सर सैयद अहमद खान ने बोला था। द मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज एस्टेब्लिश 1886, ये भी पहले हो चुका है। सर सैयद फियर दैट मेजोरिटी रूल वुड फेवर हिंदूज, अगर सर सैयद को डर था कि अगर अक्सरियत वाला कानून आ गया तो वहाँ पे हिंदुओं को फ़ायदा होगा। द मीरठ स्पीच वाज डिलीवर्ड इन, मीरठ की जो तकरीर थी वो 1888 में दी गई। सर सैयद सपोर्टेड द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, तो सर सैयद ने जो था वो एक अलहदा इलेक्टोरेट यानी सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों के लिए पसंद किया, उसको सपोर्ट किया। द पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई? 1905 में हुई, ठीक है, बंगाल की तकसीम। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने अनाउंस की थी? लॉर्ड कर्जन, ठीक है, अंग्रेज़ था लॉर्ड कर्जन, ठीक है। ईस्टर्न बंगाल एंड असम हैड अ मुस्लिम मेजोरिटी, तो जो मशरकी बंगाल और असम था उसमें मुस्लिम अक्सरियत ही ज़्यादा थी। द स्वदेशी मूवमेंट प्रमोटेड इंडियन प्रोडक्ट्स, तो जो स्वदेशी मूवमेंट थी वो इन हिंदुओं की जो प्रोडक्ट्स थी, चीज़ें थी, उसको प्रमोट करती थी। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनोल्ड इन 1911, तो 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो फैसला था वो दोबारा वापस ले लिया गया क्योंकि हिंदुओं ने इसकी सख्त मुखालफत की थी। सेपरेट इलेक्टोरेट मीन्स, सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब है ये मैं लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जो हमारे जो कम्युनिटीज़ हैं वो अपने नुमाइंदे खुद चुन सकती हैं और उनको वोट दे सकती हैं, ठीक है। माइनॉरिटीज़ इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। मुस्लिम्स डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट बिकॉज दे फियर्ड अनफेयर रिप्रेजेंटेशन इन द हिंदू मेजोरिटी सिस्टम, तो मुसलमानों ने इस चीज़ की डिमांड इसलिए की थी कि जो मेजोरिटी सिस्टम है उस पर हिंदू जो थे वो गालिब थे, तो
हुकूमत जो थी वो हिंदुओं की बन जानी थी। हु लेड द शिमला डेपुटेशन इन 1906, शिमला डेपुटेशन 1906 में हुआ, तो इसको किसने इसकी रहनुमाई की? सर आगा खान ने। द शिमला डेपुटेशन मेट द वायसराय ऑन 1 अक्टूबर 1906 में, ठीक है, ये इसकी डेट है, ये आप याद रखें। विच कॉलेज प्रिंसिपल अरेंज द शिमला डेपुटेशन मीटिंग? आर्क बोल्ड, ठीक है, ये एक कॉलेज का प्रिंसिपल था, उसने इस चीज़ की सारी अरेंजमेंट्स की थी जो शिमला वफद आना था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर एक्सेप्टेड इन मिंटो मार्ले रिफॉर्म, तो ये रिफॉर्म्स थी कुछ, तो वहाँ पे मिंटो मार्ले रिफॉर्म जो थी वहाँ पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट था उसको एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया गया। द लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन 1916, ठीक है, जो लखनऊ का माहदा था वो 1916 में हुआ था। कांग्रेस एक्सेप्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन द लखनऊ पैक्ट, तो कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट किया लखनऊ पैक्ट में। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1906, ये हो चुका है। द मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड एट ढाका, ठीक है, बांग्लादेश जो अभी ढाका उसका दारुल हुकूमत है, वहाँ पे इसकी बुनियाद रखी गई। हु प्रेजेंटेड द रेजोल्यूशन फॉर द मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग की रेजोल्यूशन किसने पेश की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। द फर्स्ट सेशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज हेल्ड एट कराची, जो मुस्लिम लीग का पहला सेशन था वो कहाँ पे मुनक्कद किया गया? कराची में। हु ऑर्गेनाइज्ड अ ब्रांच ऑफ मुस्लिम लीग इन लंदन, सैयद अमीर अली ने इसकी एक ब्रांच जो थी वो लंदन में भी बनाई थी। द मुस्लिम लीग एम टू सेफ गार्ड मुस्लिम पोलिटिकल राइट्स, तो जो मुस्लिम लीग थी उसका एक काम ही था कि मुसलमानों के जो सियासी हकूक़ हैं उनकी हिफाजत करना। द मंटो मार्ले रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1909, 1909 में मंटो मार्ले रिफॉर्म्स बनाई गई थी। विच एशियन कंट्रीज विक्ट्री इंस्पायर्ड इंडियंस इन 1905, जापान की जो आपके पास 1905 में जापान एशियन कंट्री था उसकी फतह ने हिंदुओं को बहुत ज़्यादा जो था वो इंस्पायर किया था। हु वाज इंक्लूडेड इन द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल फर्स्ट? एस पी सिन्हा, ठीक है, एस पी सिन्हा जो थी उसको वाइसराय एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले शामिल किया गया। द कांग्रेस मॉडरेट्स वेलकम द रिफॉर्म्स अंडर गोखले, ठीक है, तो द कांग्रेस मॉडरेट्स वेलकम द रिफॉर्म्स किसके अंडर उन्होंने इसको वेलकम किया था? कांग्रेस ने गोखले था उसके अंडर उन्होंने किया था। द लखनऊ पैक्ट रिकॉग्नाइज मुस्लिम्स एज ए सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी, ठीक है, लखनऊ पैक्ट ने इस चीज़ का जो था वो किया था कि मुसलमान जो हैं वो एक अलहदा शनाख्त रखते हैं। द मोन्टेग शेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1919, ठीक है, ये डेट आपने याद रखनी है, ये नाम काफ़ी मुश्किल सा है, ये आपने याद रखना है। डियार्की वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर मंटेग शेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है, डियार्की जो था वो किस इस्लाहात के नतीजे में किया गया था? ये जो मैंने नाम बताया। द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1927, साइमन कमीशन कब पहुंचा था इंडिया में? 1927 में। हु प्रिपेयर्ड द नेहरू रिपोर्ट? मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने ये रिपोर्ट पेश की थी। द नेहरू रिपोर्ट रिजेक्टेड, नेहरू रिपोर्ट जो थी उसने सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कंसेप्ट था उसको रिजेक्ट किया था। हु कॉल्ड द रिजेक्शन ऑफ मुस्लिम डिमांड्स द पार्टिंग ऑफ द वेज? जिन्ना, ठीक है, जिन्ना ने ये चीज़ कहा था कि जो मुस्लिम डिमांड्स हैं वो रिजेक्ट की जा रही हैं, ठीक है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था नेहरू रिपोर्ट के हवाले से, ठीक है। जिन्ना प्रेजेंटेड द 14 पॉइंट्स इन रिस्पॉन्स टू नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के जवाब में कायद आज़म ने फिर अपने 14 निकात पेश किए थे जो कि 1929 में पेश किए थे, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में दी गई थी और कायद आज़म के 14 निकात जो थे 1929 में दिए गए थे। अकॉर्डिंग टू द 14 पॉइंट्स मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन एट द सेंटर शुड नॉट बी लेस दैन, तो 14 निकात के मुताबिक जो मुसलमानों की नुमाइंदगी है वो मरकज़ में 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। द 14 पॉइंट डिमांडेड रिफॉर्म्स इन NWFP एंड बलोचिस्तान और KPK में जो असलाहत थी वो डिमांड की गई थी 14 निकात में। द 14 पॉइंट सपोर्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स, 14 पॉइंट्स में सेपरेट इलेक्टोरेट को सपोर्ट किया गया था। द मुस्लिम पोलिटिकल स्ट्रगल इवेंचुअली लेड टू क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, जितनी भी स्ट्रगल की गई थी सियासी तौर पर वो फिर 1947 में पाकिस्तान को बनने में मदद दी। जो इलाहाबाद का खुतबा था वो कब दिया गया था? कायद अल्लामा इकबाल ने 1930 में दिया था। द इलाहाबाद एड्रेस वाज डिलीवर्ड एट द सेशन, और कहाँ पे दिया था? ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो सेशन था, एनुअल सेशन था, वहाँ पे अल्लामा इकबाल ने 1930 में दिया था। इकबाल वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग सेशन एट इलाहाबाद, तो अल्लामा इकबाल को इलाहाबाद में जो था वो प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग का मुंतखब किया गया।
इकबाल emphasized दैट इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट वे ऑफ लाइफ। तो इकबाल ने इस चीज़ पर जोर दिया था कि जो इस्लाम है वो कम्प्लीट वे ऑफ लाइफ है, यानी कि इसमें ज़िंदगी गुजारने के तमाम तरीके शामिल हैं। अकॉर्डिंग टू इकबाल मुस्लिम्स वार अ सेपरेट नेशन, मुसलमान एक अलहदा कौम है, ये मैं आपको बता चुका हूँ इकबाल के नज़दीक। इकबाल इनिशियली सपोर्टेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, शुरू में इकबाल जो थे वो मुस्लिम हिंदू जो यूनिटी थे उसके हामी थे, यानी वो चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहें। इकबाल्स पैट्रियोटिक पोएम प्रमोटिंग यूनिटी वाज पब्लिश्ड इन, तो जो अलामा इकबाल की हुब्बुल वतनी की जो पोइम है वो कब पब्लिश की गई, वो 1904 में की गई थी। इकबाल वेंट टू यूरोप फॉर हायर एजुकेशन, 1905 में गए थे यूरोप। इकबाल स्टडीड इन इंग्लैंड एंड जर्मनी, इंग्लैंड और जर्मनी में इकबाल ने अपनी तालीम हासिल की। इकबाल क्रिटिसाइज वेस्टर्न मटीरियलिज्म, तो इकबाल ने तनकीद की थी जो मगरबी मटीरियलिज्म है उस पर इकबाल ने जो थी वो बहुत ज़्यादा तनकीद की थी। द कोर आइडिया ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म अकॉर्डिंग टू इकबाल वाज फेथ, जो मेन आइडिया है मुस्लिम कौमियत का वो क्या था, ईमान था। इकबाल स्टेटेड दैट इंडिया वाज ए कॉन्टिनेंट ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज़, इकबाल का कहना था कि जो इंडिया है इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, वो सिर्फ हिंदू नहीं है, उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। द कंसेप्ट ऑफ उम्मा रेफर्स टू ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी, उम्मत का क्या कंसेप्ट है कि दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको क्या बोला जाता है, मुस्लिम उम्मा। इकबाल कार्ड इस्लाम ए कंट्रेक्चुअल स्टेट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इकबाल ने इस्लाम को क्या बोला था कि ये कंट्रेक्चुअल स्टेट ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट है कि इकबाल बिलीव्ड इस्लाम हैड सेव्ड मुस्लिम्स, ठीक है। इकबाल को यकीन था कि मुसलमान जो थे वो किस चीज़ से बचेंगे, इस्लाम से, इस्लाम ही उनको बचा सकता है। द अलाहाबाद एड्रेस स्ट्रेंथेड द टू नेशन थ्योरी, जो अलाहाबाद का एड्रेस था उसने जो टू नेशन थ्योरी थी उसको मज़ीद मजबूत किया। इकबाल आर्गूड दैट मेजोरिटी रूल इंडिया वुड लीड टू डोमिनेशन, तो इकबाल को ने इस चीज़ की दलील दी थी कि जो इंडिया में अगर मेजोरिटी रूल आएगा तो हिंदू जो थे वो गालिब आ जाएंगे। इकबाल प्रपोज्ड अमलगामेटिक पंजाब NWFP सिंध एंड बलूचिस्तान, इकबाल ने इस चीज़ को प्रपोज किया, इस चीज़ का आइडिया दिया कि इकट्ठा कर दिया जाए पंजाब, KPK, सिंध और बलूचिस्तान को। इकबाल डिस्क्राइब द मुस्लिम स्टेट एज डायनेमिक एंड प्रोग्रेसिव, ठीक है। इकबाल ने मुस्लिम जो रियासत है उसको मुतहरक और तरक्की याफ्ता करार दिया। हु कॉइंड द नेम ऑफ पाकिस्तान इन 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया। द पैम्फलेट नाउ आर नेवर वाज पब्लिश्ड इन 1933, ठीक है, अब नहीं तो कभी नहीं जो रसाला था वो 1933 में शाया हुआ। द वर्ड पाकिस्तान मीन्स लैंड ऑफ द प्योर, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान का क्या मतलब है, पाक लोगों के रहने की जगह। कांग्रेस रिएक्टेड टू इलाहाबाद एड्रेस बाई रिजेक्टिंग इट, जो कांग्रेस थी उन्होंने इलाहाबाद का जो एड्रेस था ना उनको उसको रिजेक्ट किया था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। द मुस्लिम लीग ग्रेजुअली सपोर्टेड इकबाल्स विजन, जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इकबाल का जो नज़रिया था उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इकबाल रोट लेटर्स टू जिना, इकबाल ने लेटर्स लिखे, जिना को बहुत सारे लेटर्स लिखे इकबाल ने। इकबाल लेटर्स टू जनाब आर मेनली रिटन ड्यूरिंग, कब से कब तक लेटर्स लिखे गए इकबाल ने, 1936 से लेकर 1937 तक। इकबाल बिलीव्ड मुस्लिम्स वर इंटाइटल्ड टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। इकबाल जो थे उनको यकीन था कि मुसलमान जो थे वो उनका अज़्म समीम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो द इलाहाबाद एड्रेस लेड द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, जो इलाहाबाद का खुतबा था उन्होंने उसने बुनियाद रखी, नज़रियाती बुनियाद रखी पाकिस्तान की। द लाहौर रेजोल्यूशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई इलाहाबाद एड्रेस, जो लाहौर की करारदाद है वो किस चीज़ से मुतासर होकर की गई, इलाहाबाद के खुतबे से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पास हुआ, 1935 में। द मेजर फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज प्रोवेंशियल अटानमी, सबसे ज़्यादा जो इसकी नुमाया खसूसियत थी वो ये थी कि इसमें जो सूबों की थी वो खुद मुख्तारी सूबों को दे दी गई। द प्रपोज्ड फेडरल सिस्टम इंक्लूडेड ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, तो इसमें जो फेडरल सिस्टम वफाकी सिस्टम बताया गया था वो ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स में लागू किया गया। डियार्की इन प्रोविंसेस वाज अबॉलिश्ड बाय, जो डियार्की का सिस्टम था सूबों में वो कब ख़त्म किया गया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ख़त्म किया गया। तो नेक्स्ट है कि डियार्की एट द सेंटर डिवाइडेड सब्जेक्ट्स इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है। द एक्ट
इंट्रोड्यूस्ड अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट एंड फेडरल असम्बली। ठीक है, ये जो एक्ट है उसने किस चीज़ पे, बाईकैमरल लेजिस्लेचर पे कंसिस्ट था, जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट पे और फेडरल असम्बली पे। वोटिंग राइट्स अंडर द एक्ट वर एक्सपेंडेड टू अबाउट 10 to 14% ऑफ पॉपुलेशन। तो जो वोट करने का जो हक था वो 10 से 14% पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर दी गई एक्ट के मुताबिक। 1935 का जो एक्ट था उसमें जो करारदादें पेश की गई थी उससे 10 से 14% पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर कंटिन्यूड एंड एक्सपेंडेड, तो इसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट थे वो जारी रखे गए और एक्सपेंड कर दिया गया उनको। द फेडरल कोर्ट वाज एस्टेब्लिश इन 1937। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डिवाइडेड पावर्स इनटू हाउ मैनी लिस्ट, 3 लिस्टों में इन्होंने किया गया था। कौन कौन सी लिस्ट थी वो? फेडरल थी, प्रोविंशियल थी और कंकरेंट थी। ठीक है, 3 लिस्टों में इन्होंने पावर्स को डिवाइड किया था। प्रोविंशियल इलेक्शंस अंडर द एक्ट वर हेल्ड इन 1937, 1937 में प्रोविंशियल सूबाई जो इलेक्शंस थे वो करवाए गए। द कांग्रेस क्लेम टू रिप्रेजेंट ऑल इंडियंस, तो कांग्रेस का ये क्लेम था कि वो तमाम जो बरसगीर के लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रही थी। द मुस्लिम लीग फोकस्ड ऑन मुस्लिम पॉलिटिकल राइट्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ। हु वाज द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1937 इलेक्शंस, कौन लीडर थे 1937 के इलेक्शन? मोहम्मद अली जिन्ना। द यूनियनिस्ट पार्टी वाज डोमिनेंट इन पंजाब। ठीक है, ये किस कहाँ पे गालब थी? पंजाब में गालब थी। द कृषक प्रजा पार्टी वाज लेड बाई AK फजलुल हक। ठीक है, कांग्रेस वन अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी सीट्स इन, 716 सीट्स कांग्रेस ने जो थी वो हासिल की थी 1937 के इलेक्शन में। और मुस्लिम सीट्स कितनी थी? मुस्लिम लीग की कितनी सीट्स थी? 109। कांग्रेस फार्म्ड मिनिस्ट्रीज इन हाउ मैनी प्रोविंसेस इनिशियली, शुरू में कांग्रेस ने 6 सूबों में अपनी वजारतें बनाई। कांग्रेस लेटर एक्सटेंडेड इन्फ्लुएंस टू विच प्रोविंस थ्रू अलाइंसेज, अपने इत्तेहादियों के ज़रिए इन्होंने कहाँ पे जो है वो अपना इन्फ्लुएंस बनाया, वो KPK या NWFP में बनाया। कांग्रेस रिफ्यूज्ड कोalition गवर्नमेंट्स विद ब्रिटिश मुस्लिम लीग, जो कांग्रेस थी उसने इस चीज़ को जो था मना कर दिया कि वो मुस्लिम लीग के साथ हुकूमत नहीं बनाएगी। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रूल्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल, जो कांग्रेस की वजारतें थी वो किस चीज़ पर अमल कर रही थी? किस रूल पर? वो अक्सरियती रूल पर अमल कर रही थी। एजुकेशनल रिफॉर्म्स अंडर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वार व्यूड बाई मुस्लिम्स एज सस्पिशियस, तो शक की निगाह से देखा जाता था जो तलीमी इस्लाहात की गई थी कांग्रेस की वजारतों की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से। द वर्दा स्कीम वाज रिलेटेड टू एजुकेशन, वर्दा स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड थी? एजुकेशन से रिलेटेड थी। विच रिपोर्ट हाईलाइटेड मुस्लिम ग्रीवेंसेज ड्यूरिंग कांग्रेस रूल, पीरपुर रिपोर्ट जो थी उसने मुसलमानों के जो दुख थे कांग्रेस के हुक्मरानी के टाइम पर, कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा जुल्म किए थे, जो रूल बनाए गए थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो पीरपुर रिपोर्ट में उनको जो था वो पेश किया गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि द प्रमोशन ऑफ विच सॉन्ग वरीड मुस्लिम्स, बंदे मातरम। ठीक है, बंदे मातरम जो सॉन्ग था उस चीज़ से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा परेशानी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि हु रिकॉग्नाइज द मुस्लिम लीग आफ्टर 1937, रीऑर्गेनाइज किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। द डे ऑफ डिलीवरेंस वाज ऑब्जर्व्ड आफ्टर रिजैग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, तो जब कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज से छुटकारा मिला तो तब डे ऑफ डिलीवरेंस जो था वो मनाया गया था। नेक्स्ट है कि द एक्सपीरियंस ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री स्ट्रगल द डिमांड फॉर सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम, तो मैंने आपको बताया कि जो कांग्रेस की वजारतें थी उन्होंने बहुत ख़राब मुसलमानों के लिए कानून बनाए थे, तो उन्होंने फिर अलहदा वतन का मुतालबा किया। द लाहौर रेजोल्यूशन कब पास हुई? 1940 में। लाहौर रेजोल्यूशन का सेशन कहाँ पे हेल्ड हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। लाहौर सेशन वाज हेल्ड फ्राम, कब से कब तक जो सेशन था 3 दिन रहा था, 22, 23, 24 मार्च 1940, 22, 23, 24 मार्च 1940। नेक्स्ट है कि द लाहौर सेशन वाज द एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का भी सेशन था। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि हु प्रिजाइडेड ओवर द लाहौर सेशन, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी सदारत की थी लाहौर सेशन की। हु फॉर्मली मूव द लाहौर रेजोल्यूशन, करारदाद लाहौर किसने पेश की थी? AK फजलुल हक ने। तो ये कब पास हुई थी? द लाहौर रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 24 मार्च 1940,
तो ये एक दफ़ा देख लें, इसका आंसर जो है वो 23 मार्च आता है, ठीक है। ये मेरे ख्याल में गलत लगा हुआ है, ये आप एक दफ़ा चेक कर लेना कि जो अडाप्ट की थी वो मेरे ख्याल में जो पास हुई थी वो 23 मार्च की थी, और अडाप्ट कब की गई थी, हो सकता है ये अडाप्ट फिर 24 मार्च को ही हो, ठीक है। तो ये जिना डिलीवर्ड द हिस्टोरिक एड्रेस, तारीखी जो खुतबा था वो कब दिया गया था कायदे आज़म की तरफ से, वो दिया गया 23 मार्च 1940 को। द लाहौर रेजोल्यूशन डिमांडेड इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट, इसकी डिमांड ये थी कि मुसलमानों की जो एक आज़ाद रियासत होनी चाहिए। द वर्ड पाकिस्तान वाज नॉट यूज्ड इन द ओरिजिनल टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट जो था करारदाद का उसमें पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया था। द लाहौर रेजोल्यूशन स्ट्रेंथड द टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिए को इसने मज़ीद मजबूत किया। मुस्लिम मेजोरिटी इलाके कौन कौन से थे, पंजाब, बंगाल, सिंध और बलूचिस्तान, जो हमारे 4 सूबे हैं। द रेजोल्यूशन एम्फसाइज्ड मुस्लिम्स पॉलिटिकल ऑटोनॉमी एंड सॉवरेनिटी, ठीक है। जो किस चीज़ पे मुसलमानों की इसने किस चीज़ पे जोर दिया था, वो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी और सॉवरेनिटी पे जोर दिया था। द लाहौर रेजोल्यूशन रिजेक्टेड यूनाइटेड इंडिया डोमिनेटेड बाय हिंदू मेजोरिटी, ठीक है। जो लाहौर रेजोल्यूशन थी वो मुत्तहिदा इंडिया में जो हिंदू अक्सरियत थी उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। द लाहौर रेजोल्यूशन रीऑर्गेनाइज मुस्लिम्स एज ए सेपरेट नेशन, तो लाहौर रेजोल्यूशन जो करारदाद लाहौर थी उसने मुसलमानों को दोबारा जो था उसने मुसलमानों को एक अलहदा कौम के तौर पर शनाख्त दी। द मुस्लिम लीग emerged आफ्टर 1940 एज द सोल स्पोक्स पर्सन ऑफ मुस्लिम, तो 1940 के बाद जो मुस्लिम लीग थी वो वाहिद मुसलमानों की नुमाइंदे जमात थी। विच न्यूज़ पेपर कॉल्ड इट द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स जो न्यूज़ पेपर था, अखबार थी, उसने इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया। कांग्रेस रिएक्शन टू लाहौर रेजोल्यूशन वाज स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिजेक्ट किया था उसने, कांग्रेस ने लाहौर जो रेजोल्यूशन थी उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर के साथ उसने रिजेक्ट किया था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ कॉशियस रिस्पॉन्स, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ना तो इसे रिजेक्ट किया था और ना ही बस एक्सेप्ट किया था, बस दरमियानी सी उसने जो थी वो तरतीब लगाई थी। द लाहौर रेजोल्यूशन एम टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स एज वेल, तो लाहौर रेजोल्यूशन जो थी उसका एक मकसद ये भी था कि जो अकलियत थी उनका हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़। द लाहौर रेजोल्यूशन गेव मुस्लिम अ क्लियर पोलिटिकल डायरेक्शन, एक सियासी सिमत, क्लियर सियासी सिमत दे दी थी करारदाद लाहौर ने। विच लीडर रीऑर्गेनाइज द मुस्लिम लीग बिफोर 1940, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 से पहले रीऑर्गेनाइज किया था मुस्लिम लीग को। द लाहौर रेजोल्यूशन लेटर बिकेम नोन एज, बाद में लाहौर रेजोल्यूशन को क्या बोल दिया गया था, पाकिस्तान रेजोल्यूशन। द लाहौर रेजोल्यूशन बिकेम द बेसिस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, और यही जो करारदाद लाहौर थी ये तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद भी यही बनी। द क्रिप्स मिशन रिफ्लेक्टिंग द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ मुस्लिम डिमांड्स, तो जो क्रिप्स मिशन था उसने क्या चीज़, किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, जो मुस्लिम डिमांड थी। द लाहौर रेजोल्यूशन कंट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, जो लाहौर करारदाद लाहौर थी उसने किस चीज़ पे कंट्रीब्यूट किया था, किस चीज़ पे हिस्सा डाला था, उसने इंडिया की तकसीम और पाकिस्तान की क्रिएशन पे हिस्सा डाला था। द लाहौर रेजोल्यूशन एम्फसाइज गवर्नेंस थ्रू नेगोशिएशंस एंड लीगल प्रोसेस, तो जो करारदाद लाहौर थी उन्होंने कोई डिक्टेटरशिप या मिलिट्री या कोई एहतजाज वगैरह से काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने नेगोशिएशन, बातचीत और जो कानूनी तरीका है उसके ज़रिए काम शुरू किया। मुस्लिम्स इंक्रीजिंग आइडेंटिटी themselves एज सेपरेट नेशन, तो मुसलमान जो थे वो एक अलहदा कौम के तौर पर थे। द लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड एनोनिमसली बाई मुस्लिम लीग, किसने ये पास की थी, मुस्लिम लीग ने। द लाहौर रेजोल्यूशन इज़ कंसिडर्ड ए हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट इन मुस्लिम पॉलिटिकल स्ट्रगल, तो जो मुसलमानों की सियासी जद्दोजहद थी उसमें ये एक बहुत ही अहम संग मील के तौर पर करारदाद लाहौर को देखा जाता है। क्रिप्स मिशन इंडिया में कब आया था, 1942। कौन हेड कर रहा था, कौन इसका हेड था, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, क्रिप्स मिशन की बात कर रहा हूँ। द क्रिप्स मिशन ऑफर्ड डोमिनियन स्टेटस आफ्टर वार, तो क्रिप्स मिशन ने इस चीज़ की ऑफ़र दी थी कि वार के बाद जो जंग आज़ादी जो थी उसके बाद जो वर्ल्ड वार 2 थी उसके बाद आपको एक डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, ठीक है। द क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय कांग्रेस, कांग्रेस ने क्वाइट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया था, कब लॉन्च किया था, 1942 में। गांधी जिना टॉक्स कब हुए थे, 1944 में। द गांधी जिना टॉक्स फेल्ड मेनली बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट ओवर पाकिस्तान डिमांड, तो ये फेल हो गए थे, क्यों हो गए थे, क्योंकि पाकिस्तान की डिमांड जो थी वो इनमें पूरी नहीं की गई थी। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हेल्ड हुई थी, 1945 में। हु प्रेजेंटेड द वेवल प्लान, लॉर्ड वेवल ने वेवल प्लान रिप्रेजेंट किया था।
द शिमला कॉन्फ्रेंस फेल ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान लड़ाइयाँ थी, तो ये जो थी वो इस वजह से फेल हो गई थी। द इलेक्शंस ऑफ 1946 एंड 45 प्रूवन मुस्लिम लीग वाज द, तो इन इलेक्शंस में बाद में ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि मुसलमानों की जो वाहिद नुमाइंदा जमात है वो मुस्लिम लीग है। द मुस्लिम लीग वन आलमोस्ट ऑल, तो इसने 1945 और 46 के जो इलेक्शंस थे, तमाम सीट्स मुसलमानों वाली तमाम जो थी वो जीत ली थी। कबीना मिशन कब आया था? 1946 में इंडिया में। कबीना मिशन ने क्या प्रपोज किया था? फेडरल यूनियन विद वीक सेंटर। तो इसने ये चीज़ प्रपोज की थी, इसकी जो इस्लाहात थी उसमें यह था कि फेडरल यूनियन विद वीक सेंटर, यानी कि फेडरल जो वफाकी इत्तेहाद और जो मरकज़ था वो कमज़ोर था। हु कॉल्ड फॉर डायरेक्ट एक्शन डे? मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग ने इस दिन का ऐलान किया था। डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया? वो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। द वायलेंस आफ्टर डायरेक्ट एक्शन डे अकर्ड मेनली इन कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे के बाद बहुत सारे मुजाहरे किए गए। लॉर्ड माउंटबेटन कब इंडिया में आया? 1947 में। माउंटबेटन का जो प्लान था वो कब अनाउंस किया गया? 3 जून 1947 में। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इन 1947, जो बरतानवी पार्लियामेंट है उसने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में पास किया। पाकिस्तान कब बना? सब लोगों को पता है। इंडिया कब बना? ये भी सबको पता है। फर्स्ट गवर्नर जनरल पाकिस्तान के कौन बने थे? मोहम्मद अली जिन्ना। रेड क्लिफ कमीशन फॉर्म्ड किस लिए बनाया गया था? रेड क्लिफ, जो सर रेड क्लिफ सर साइरल रेड क्लिफ की जो ज़ेर निगरानी था वो हदूद का तयन करना था, यानी कि इंडिया की क्या हदूद होंगी और पाकिस्तान की क्या हदूद थी, उसके लिए एक रेड क्लिफ कमीशन बनाया गया था और उसकी जो सरबराही थी वो सर साइरल रेड क्लिफ कर रहे थे। तो द पार्टीशन काज्ड मैसिव माइग्रेशन एंड वायलेंस, बहुत ज़्यादा हिजरत हुई और बहुत ज़्यादा मुजाहरे हुए, कत्लो गारत हुई जब पार्टीशन हुई पाकिस्तान और इंडिया की। द पाकिस्तान मूवमेंट सक्सीडेड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड मुस्लिम यूनिटी, और पाकिस्तान जो तहरीक पाकिस्तान थी वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और मुस्लिम यूनिटी की वजह से कामयाब हुई। लियाकत अली ख़ान जो थे वो पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। द फाइनल फेज ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट लास्टेड फ्राम 1940 टू 1947, ठीक है। तो ये पाकिस्तान मूवमेंट का, तहरीक पाकिस्तान का आखिरी मरहला था। फ़ातिमा जिन्ना को मादरे मिल्लत बोला जाता है। फ़ातिमा जिन्ना कहाँ पे पैदा हुई? कराची में। फ़ातिमा जिन्ना जो थी वो एज ए डेंटिस्ट जो थी वो काम कर रही थी, यानी कि उन्होंने डेंटिस्ट का जो था वो इम्तहान पास किया था और प्रोफेशनली वो डेंटिस्ट थी, दांतों की डॉक्टर। फ़ातिमा जिन्ना ने कब पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू किया? 1930 में। फ़ातिमा जिन्ना इनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ वुमेन ब्रांचेज ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो जो वुमेन ब्रांचेज थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की वो फ़ातिमा जिन्ना ने बनाई। वुमेन वॉलंटियर्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग द इलेक्शंस ऑफ, तो वो जो ख़वातीन वॉलंटियर ख़वातीन थी उन्होंने 1945-46 के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा काम किया। फ़ातिमा जिन्ना एम्फसाइज दैट मुस्लिम्स वर अ सेपरेट नेशन, ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया है। बेगम राना लियाकत अली ख़ान कब पैदा हुई? 1905 में, ठीक है। तो उन्होंने क्या चीज़ स्टडी की थी? बेगम राना लियाकत अली ख़ान ने क्या स्टडी किया हुआ था? इकनॉमिक्स और सोशल साइंसेज। बेगम राना लियाकत अली ख़ान वाज द वाइफ ऑफ लियाकत अली ख़ान, नाम से पता चल रहा है। बेगम राना प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग द रिफ्यूजी क्राइसिस आफ्टर 1947, तो आज़ादी के बाद जो क्राइसिस थे, जो मसले मसाइल थे हिजरत करने वालों को, उसको किसने देखा था? बेगम राना लियाकत अली ख़ान ने बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया था। अफवाह का क्या मतलब है? ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन। अफवाह फोकस्ड ऑन वुमेन्स, औरतों की तालीम और वेलफेयर पर अफवाह फोकस करती थी। बेगम राना आल्सो सर्व्ड एज पाकिस्तान एम्बेसडर, ठीक है, पाकिस्तान के एम्बेसडर के तौर पर नैदरलैंड में उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी। बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह कहाँ पे पैदा हुई? बंगाल में। बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह पहली मुस्लिम खातून थी जिसने PhD की डिग्री हासिल की। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की। बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह किस चीज़ पे जोर देती थी? कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, यानी कि आइनी हफाजत पर। बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह बिकेम अ मेंबर ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली, तो पाकिस्तान की जो कानून साज असम्बली है, आइन साज असम्बली, उसकी रुकन बनी। फ़ातिमा सुगरा बिकेम फेमस फॉर होस्टिंग मुस्लिम लीग फ्लैग, तो फ़ातिमा सुगरा जो थी उन्होंने मुस्लिम लीग का फ्लैग लहराया था। द मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1937, मुस्लिम स्टूडेंट MSF कब बनी थी? 1937 में। हु गाइडेड द MSF? मोहम्मद अली जिन्ना इसकी रहनुमाई कर रहे थे। इसका एम क्या था MSF का? मुस्लिम स्टूडेंट्स
ठीक है, मुस्लिम स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज करना। द मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन प्रमोटेड मुस्लिम नेशनलिज्म, ठीक है, मुस्लिम कौमियत को फ़रोग दे रहे थे। स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज स्टडी सर्कल्स एंड रैलीज, तो स्टूडेंट्स क्या काम करते थे, स्टडी सर्कल्स को बढ़ाते थे और रैलियों का इंतज़ाम करते थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्टेड एज ए सेंटर ऑफ पॉलिटिकल थाट, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी उसने एक सियासी जो सेंटर होता है, जो मरकज़ होता है, उसका काम सर अंजाम दिया। इस्लामिया कॉलेज पेशावर प्लेड अ मेजर रोल इन NWFP मोबिलाइजेशन, तो इसको मुतहरक करने के लिए, ये जो पूरा सूबा था उसको मुतहरक करने के लिए इस्लामिया कॉलेज पेशावर ने बहुत ज़्यादा रोल अदा किया। स्टूडेंट्स हेल्प द मुस्लिम लीग ड्यूरिंग इलेक्शंस के दौर 1945-46 के जो इलेक्शन थे उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की स्टूडेंट्स ने। वुमेन एंड स्टूडेंट्स टुगेदर स्ट्रेंथेंड द पाकिस्तान मूवमेंट, तो पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान में औरतों और ख़वातीन का बहुत ज़्यादा किरदार था, उसको बहुत ज़्यादा मजबूत किया। विच एलिमेंट यूनाइटेड मुस्लिम्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स इन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन द सब कॉन्टिनेंट, सेम रीजन जो था उसने, इस्लाम जो था उसने मुसलमानों को इकट्ठा किया। वट वाज द प्राइमरी पर्पज़ बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, रिलीजियस फ्रीडम यानी मजहबी आज़ादी। वट वाज द एम ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट, एजुकेशनल अपलिफ्ट, यानी कि मुसलमानों की जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं उनको अपलिफ्ट करना, उनको तरक्की देना। हु अरेंज द मीटिंग ऑफ शिमला डेपुटेशन, ये हो चुका है, आर्क बोल्ड जो था उसने शिमला डेपुटेशन की अरेंजमेंट्स की थी। द स्वदेशी मूवमेंट emerged इन रिस्पांस टू विच इवेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुई थी उसके मुकाबले में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च की गई थी। विच लैंग्वेज वाज चूजन एज द नेशनल लैंग्वेज, उर्दू, पाकिस्तान की लैंग्वेज उर्दू, ठीक है, कौमी लैंग्वेज। वाई डिड सर सैयद खान अहमद खान एम्फसाइज एजुकेशन बिफोर पॉलिटिकल एक्टिविटी, तो वो बहुत ज़्यादा जोर देते थे मुस्लिम कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुई थी, ये पढ़ चुके हैं। वैन द ब्रिटिश क्राउन, ये भी हो चुका है, 1858 में कंट्रोल हासिल कर लिया था इंडिया पे। व्हाट इज़ आइडियालॉजी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ये सेट ऑफ बिलीव्स और आइडियाज़ है, ये भी हो चुका है। व्हाट वाज द की रीज़न फॉर द फेलवर ऑफ 1857 की जंग आज़ादी जो फेल हुई थी, वो उसमें मुतहद नहीं थे, लोग मुतहद नहीं थे। अलीगढ़ मूवमेंट की किसने बुनियाद रखी, सर सैयद अहमद खान ने। वाई वाज साइमन कमीशन अपोज्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट हैड नो इंडियंस, तो साइमन कमीशन में इंडियंस नहीं थे, इस वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको अपोज किया। व्हाट वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन नेहरू रिपोर्ट एंड जिनाज 14 पॉइंट, नेहरू रिजेक्टेड एंड जिन्ना प्रोटेक्टेड मुस्लिम राइट्स, तो नेहरू ने मुसलमानों के जो हकूक़ थे उनको रिजेक्ट किया था और मुसलमानों के जो हकूक़ थे जिन्ना ने उनको प्रोटेक्ट किया था। शेख अहमद सरहदी अपोज्ड अकबर्स पॉलिसी मेनली ड्यू टू प्रमोशन ऑफ रिलीजियस अमलगमेशन, ठीक है, जो उसने दीन बनाया था अपना, उसकी प्रमोशन को उन्होंने अपोज किया था। हु वाज द ब्रिटिश वायसराय एट द टाइम ऑफ शिमला डेपुटेशन, तो शिमला डेपुटेशन के टाइम पे कौन था वायसराय, लॉर्ड मिंटो। इफ़ अ स्टेट लूजेस सेंट्रल अथॉरिटी एंड प्रोविंसेस एक्ट इंडिपेंडेंटली, व्हाट विल दिस रिफ्लेक्ट, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन डिड मुस्लिम्स फॉलो बिफोर 1857 इन, तो वो मदरसों की जो तलीम थी उस पर यकीन रखते थे मुसलमान 1857 की जंग आज़ादी के बाद। सर सैयद अहमद खान इज़ नॉन फॉर विच की अबाउट मुस्लिम्स, तो इन्होंने, सर सैयद अहमद खान ज़्यादातर मशहूर जो थे वो टू नेशन थ्योरी की वजह से थे। तो आपने ये चीज़, द नेचर ऑफ आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ डायनेमिक। इन वट वे इस्लामिया कॉलेज पेशावर लिंक टू अलीगढ़ मूवमेंट, सेम करिकुलम, तो अलीगढ़ मूवमेंट और इसका इस्लामिया कॉलेज पेशावर का जो निसाब था वो सेम था। वट डज आइडियालॉजी प्रोवाइड टू अ नेशन, यूनिटी एंड डायरेक्शन। हाउ मैनी मेंबर्स वर इन द शिमला डेपुटेशन, 35 मेंबर्स थे शिमला डेपुटेशन में। वट सब्जेक्ट्स वर टाट इन मदरसाज बिफोर इन द सब कंट्री, जंग आज़ादी से पहले अरबी और फ़ारसी पढ़ाई जाती थी मदरसों में, तो ये चीज़, ये भी हो गया है 322। इफ़ मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया हैड अडॉप्टेड इंग्लिश एजुकेशन अर्लियर, व्हाट वुड लाइकली हैव हैपन्ड, बेटर एम्प्लॉयमेंट, अगर इंडिया के जो मुसलमान हैं वो इंग्लिश को अडॉप्ट कर लेते हैं एजुकेशन को, तो उनको जल्दी नौकरियां मिल जाएंगी। इफ़ मुस्लिम लीग वर नॉट फॉर्म्ड, व्हाट प्रॉब्लम कुड मुस्लिम्स फेस, अगर मुस्लिम लीग ना बनती तो उनके जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन थी उसको कमी देखने में आती, यानी जो पॉलिटिकल मतलब उनकी रिप्रेजेंटेशन थी वो कौन कर रही थी मुसलमानों की, वो मुस्लिम लीग ही कर रही थी। ये औरंगज़ेब वाला हो गया।
What type of governance was established in Sindh after the arrival of मोहम्मद बिन कासम? तो मोहम्मद बिन कासम के बाद जो इस्लामी सिस्टम था वो राइज किया गया सिंध में. What was the purpose behind the formation of women branches of All India Muslim League? तो वोमेन की ब्रांचेस बनाने का क्या मकसद था कि जो पॉलिटिक्स के हवाले से जो औरतों को अवेयर करना. ठीक है. What was Allama Iqbal's main argument about Western democracy in the subcontinent? It was unsuitable for a plural society. ठीक है. How did Allama Muhammad Iqbal described United India in the Allahabad address? A diverse continent. इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं. ठीक है. In 1940, the All India Muslim League held its annual session in Lahore. What was the number of this session? 27th session था. What was the guiding principle of Gandhi in the Quiet India movement? Do or die. ठीक है. कर जाओ या मर जाओ. What was the Lahore resolution passed 1940 में? The bicameral legislature introduced under the act consisted of which two houses? तो दो houses जो 1935 के इंडिया एक्ट में bicameral legislature था उसमें कौन कौन से houses थे? Council of State and Federal Assembly. Which what aspect of Western society did Allama Iqbal criticize? Materialism. ठीक है. What was the main goal of Simla Conference of 1945? To resolve the political deadlock in India. ठीक है. What did Allama Iqbal reject in his Allahabad address? One nation concept. यानी जो हिंदू थे वो कहते थे कि इंडिया में एक ही कौम आबाद है. तो अल्लामा इकबाल ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया था. Who was the main leader participating in the Lahore resolution from बलूचिस्तान? सरदार औरंगज़ेब खान. ये 1940 की रेजोल्यूशन में बलूचिस्तान से आए थे. इन विच ईयर अल्लामा इकबाल इलेक्टेड टू द पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है. पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल में अल्लामा इकबाल कब इलेक्ट हुए थे? 1926 में. वैन डिड फातिमा जिन्ना बिकम पोलिटिकली एक्टिव? 1930. ये बता दिया है. वेयर वाज बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह. ये भी हो गया है. हु इज़ मादर मिल्लत. ये भी हो गया है. द लाहौर रेजोल्यूशन एम्फसाइज्ड. ये भी हो गया है. तो तकरीबन बाकी जो सारे MCQs हैं वो हो चुके हैं. अब हम चलते हैं शार्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ. तो आपने याद रखना है कि इनके जो आंसर हैं वो काफ़ी मतलब ठीक ठाक हैं. तो आप इनको एज ए शार्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं और एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी इनको देख सकते हैं. तो चलते हैं इनकी तरफ. अब ये मैंने हाईलाइट्स कर दी हैं आपको. ठीक है. जो मेन है वो मैंने हाईलाइट्स कर दी हैं. ठीक है. तो इन्हीं में से आपने आइडिया जो लेना है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी लेना है और शॉर्ट क्वेश्चन से भी आइडिया आपने इन्हीं से लेना है. सबसे पहला है डिफाइन आइडियालॉजी. आइडियालॉजी की आपने डेफिनेशन करनी है. ये आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका. ठीक है. मैं अब पढ़ के तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है. तो आपने ये खुद ही देखना है. आप अपने हैंड आउट्स से भी देख सकते हैं. जो मैंने लेक्चर्स डिलीवर किए हैं वहाँ पे भी देख सकते हैं इसका आइडियालॉजी का. चैट GPT से भी सर्च कर सकते हैं. ठीक है. आप इस तरह करें. ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनकी एक लिस्ट बनाकर आप उनको चैट GPT को बोलें कि हमें शॉर्ट आंसर और इजी वे में हमें एक्सप्लेन करने के लिए बता दें. मैं आपको क्वेश्चंस बताता जा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है. वो आपने लॉन्ग और शॉर्ट के एस्पेक्ट में आपने वो इन सब को जो है वो अच्छी तरह से याद करना है. और जो ट्रिक मैंने बताई है कि आपने ये चीज़ नहीं भूलनी कि अगर कोई थोड़ा सा भी उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है जिस तरह के आइडियालॉजी के बारे में आता है तो उसमें आप थोड़ा बहुत पाकिस्तान की आइडियालॉजी के बारे में भी लिख सकते हैं. थोड़ी बहुत आइडियालॉजी को डिफ़ाइन करके यानी मिक्स करके चीज़ों को आप थोड़ा बहुत जो है वो लिख सकते हैं. जैसे कि स्टीफन पी कोहेन का पर्सपेक्टिव है आइडियालॉजी पाकिस्तान की जो है उसके बारे में. ठीक है. ये 4 क्वेश्चन आपने याद रखने हैं. आइडियालॉजी को डिफ़ाइन करना है, पाकिस्तान की आइडियालॉजी क्या है और स्टीफन पी कोहेन जो है वो पाकिस्तान की आइडियालॉजी के बारे में क्या बात करता है वो आपने बताना है. ठीक है. बेहतर तो ये है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को जो है वो लिस्ट बनाएं, चैट GPT में दें और उन्हें बोलें कि हमें इजी वे में जो है इनको एक्सप्लेन कर दें. आप इनको भी याद कर सकते हैं. ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और शार्ट भी. शार्ट के लिए आप इनमें से थोड़ा लिख दें और लॉन्ग के लिए आप इनमें से थोड़ा ज़्यादा कर दें. नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ द टू नेशन थ्योरी. कि इंडिया में 2 कौमें आबाद हैं, उनका रहने का तरीका अलग है, उनके मज़हब अलग हैं, उनकी रिवाज अलग हैं, रवायात अलग हैं. ठीक है. टू नेशन थ्योरी के बाद है कि वाई वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इम्पोर्टेंट. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्यों इम्पोर्टेंट थी? तो ये 1906 में इसको इस्टेब्लिश किया गया. इम्पोर्टेंट इसलिए थी कि जो नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो हिंदुओं के जो इंटरेस्ट थे उनके जो काम थे उनके लिए काम कर रही थी. मुसलमानों के लिए कोई जमात नहीं थी. तो ये मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप के अंडर ये जमात बनाई गई. नेक्स्ट है कि व्हाट आर द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ पाकिस्तान. 4 आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है पाकिस्तान की.
वो आप देख सकते हैं। मज़हब है उसमें, ठीक है, हिस्ट्री है, ठीक है, टू नेशन थ्योरी है। इस तरह करके आप चार जो हैं वो आपके हैंडआउट्स में दी गई हैं, वो भी आप वहाँ से भी देख सकते हैं और लेक्चर से भी देख सकते हैं। वट वार द काजेज़ ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। तो मेन जो वजूहत थी मुसलमानों के जो जवाल की, वो इंडिया में क्या थी, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। वो मैंने ये भी लिखी हुई हैं और आप सर्च भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इतना। वट वाज द इमीडिएट काज ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो इमीडिएट काज क्या थी, ठीक है। इमीडिएट मैंने वो आपको बताया था कि कारतूस किस तरह के इस्तेमाल हुए, ठीक है। इमीडिएट काज यानी कि अचानक जो वजह बनी 1857 की जंग आज़ादी की, वो आपने बतानी है इसमें। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान इन मुस्लिम एजुकेशन। तो बहुत सारी चीज़ें सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, एमईओ कॉलेज, ये सारी जो खिदमात हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान ने दी थी, ठीक है। एक्सप्लेन द उर्दू हिंदी कंट्रावर्सी। तो उर्दू हिंदी कंट्रावर्सी क्या थी कि जो इंडियन थे वो चाहते थे कि हिंदी कौमी ज़ुबान बने और मुसलमान जो चाहते थे वो उर्दू को बनाना चाहते थे, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज 1867 में ये मामला शुरू हुए थे, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट्स। सेपरेट इलेक्ट्रेट्स का क्या मतलब है कि जो मनॉरिटीज़ हैं, जिस तरह के मुसलमान या कोई भी अदर मनॉरिटी हैं, वो जो है वो अपने नुमाइंदा को अलहदा खुद से चुन सकते हैं और उनको ही वोट कर सकते हैं, उनको वोट दे सकते हैं। ये सेपरेट इलेक्ट्रेट था। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द शिमला डेपुटेशन। शिमला डेपुटेशन की आपने इंपॉर्टेंस बतानी है। इसमें 35 लीडर थे, मुस्लिम लीडर थे, और सर आगा खान ने इसकी नुमाइंदगी की थी, इसको लीड किया था। बहुत सारी चीज़ें ये क्वेश्चन यहाँ पे आंसर्स में लिखी हुई हैं, आप इनमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लेकर आंसर में आपने लिख सकते हैं। वाई डिड मुस्लिम्स एस्टेब्लिश द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो मुसलमानों, वो ऐलान तो ये करती थी कि वो तमाम लोगों की पार्टी है, लेकिन वो सिर्फ हिंदुओं के मफादात के लिए काम करती थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी वो मुसलमानों की ज़रूरत थी। तो ये 1906 में बनाई गई ताकि मुसलमानों के जो पोलिटिकल राइट्स हैं उनकी दफा किया जाए। वट वार द मेन फीचर्स ऑफ द मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स। तो मेन फीचर्स बताने हैं आपने मिंटो मार्ले रिफॉर्म जो की गई थी 1909 में हुई थी, तो ये आपने बतानी है। लखनऊ पैक्ट की आपने अहमियत बतानी है कि लखनऊ पैक्ट की अहमियत क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जिनाज 14 पॉइंट्स। तो जिना के 14 पॉइंट्स भी आपने याद करने हैं और उनकी जो अहमियत है वो भी आपने याद रखनी है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इलाहाबाद एड्रेस। तो ये आपने याद रखना है कि अल्लामा इकबाल ने 1930 में दिया था, जब फर्स्ट एनुअल सेशन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। उन्होंने बताया था कि मुसलमान और हिंदू दो अलग-अलग कौमें हैं और ये एक ही जगह पे इकट्ठे नहीं रह सकते। तो ये सारी इंपॉर्टेंस है इलाहाबाद का जो एड्रेस हुआ था। वट आर द मेन फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो मेन फीचर इसमें जो प्रोवेंशियल अटानमी यानी सूबों को खुद मुख्तारी बहुत ज़्यादा दे दी गई थी। और भी चीज़ें हैं इसमें, फिर बाद में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में थोड़ी बहुत चेंजिंग करके जो था वो पाकिस्तान जब बना था तो जो आइन चल रहा था वो यही चल रहा था। फिर इसमें जो 10 से 14% जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ गई थी वोट देने के लिए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपने नुमाया चीज़ें जो हैं वो बतानी हैं। नेक्स्ट है कि वाई डिड कांग्रेस रिफ्यूज़ कोलेशन विद मुस्लिम लीग। तो देखें कांग्रेस जो थी वो सिर्फ हिंदुओं की जमात थी और मुसलमानों की जमात मुस्लिम लीग थी, तो ये अलग-अलग काम कर रहे थे। तो कांग्रेस जो थी वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कभी भी काम नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें पता था कि मुस्लिम जो जमात है वो मुसलमानों के लिए काम कर रहे थे। तो इस तरह करके चीज़ें वो ख़राब हो जानी थी। वाई वार मुस्लिम डिससेटिस्फाइड विद कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़। तो जब कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्रीज़ बनाई तो बहुत ज़्यादा उन्होंने ख़राब कानून बनाए, ठीक है। वंदे मातरम का जो तराना था वो स्कूलों में, वर्दा एजुकेशनल स्कीम बनाई, ठीक है, जो कि इस्लामिक कानून के इस्लामी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ थी। फिर इसके जो जवाब में कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ के जवाब में पीरपुर रिपोर्ट और शरीफ रिपोर्ट, पीरपुर रिपोर्ट 1938 में दी गई और शरीफ रिपोर्ट जो थी 1939 में दी गई। ये दोनों MCQs के हवाले से भी आपने याद रखने हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पीरपुर रिपोर्ट, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, वो ईजी है, कोई मसला नहीं है, आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट वाज द लाहौर रेजोल्यूशन। लाहौर रेजोल्यूशन क्या थी, ठीक है। 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क में लाहौर में ये पेश की गई, ठीक है। वाई डिड मुस्लिम डिमांड अ सेपरेट होमलैंड। क्यों डिमांड की गई थी वो आपको अच्छी तरह पता है, आप खुद से भी आंसर इसका लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है।
व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन, इसके मकासद क्या थे लाहौर रेजोल्यूशंस के, वो भी आप एक दफ़ा इसको स्टडी करें, लेक्चर्स लें, इंशाल्लाह ताला आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। व्हाट वाज द क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन क्या था, ठीक है, इसकी जो थी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लें, इंशाल्लाह ताला आपको कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वाई वर द इलेक्शंस ऑफ 1945-46 इंपॉर्टेंट, 1945 और 46 के जो इलेक्शन थे वो क्यों इंपॉर्टेंट थे, वो आप इसको पढ़ सकते हैं और इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं, और आपके हैंड आउट्स और लेक्चर्स में भी ये चीज़ दे दी गई है। वट वर द मेन प्रपोजल्स ऑफ कबीना मिशन प्लान, कबीना मिशन प्लान की मेन प्रपोजल्स क्या थी वो आपने बतानी है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ माउंट बैटन प्लान, तो माउंट बैटन प्लान का जो पाकिस्तान को तकसीम करने का जो इंडिया और पाकिस्तान की क्रिएशन थी उसमें जो प्लान था वो माउंट बैटन का आपने बताना है कि क्या प्लान था। वट वाज द रोल ऑफ रेड क्लिफ कमीशन, तो रेड क्लिफ कमीशन क्या था, ये जो बाउंड्रीज थी, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान की, उसको डिवाइड करने के लिए ये बरसगीर में आया था। व्हाट प्रॉब्लम्स इमर्ज्ड आफ्टर पार्टीशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो आप देख सकते हैं, लेक्चर है पूरा, ठीक है, शॉर्ट आप देख सकते हैं इसमें से, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फातिमा जिन्ना इन द पाकिस्तान मूवमेंट, तो पाकिस्तान मूवमेंट में फातिमा जिन्ना की जो मतलब के रोल था, किरदार था, उन्होंने तमाम जो औरतें थी उनको यूनाइट किया, उनकी जो थी वो सरबराही की और मादर मिल्लत का ख़िताब पाया और कायद आज़म का बहुत ज़्यादा साथ दिया। वट वर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ बेगम राना लियाकत अली ख़ान, अफवाह बनाई थी उन्होंने, ठीक है, और पाकिस्तान के एम्बेसडर के तौर पर भी काम किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने बेगम राना लियाकत अली ख़ान के तौर पर बतानी है। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल क्या था वो आपने बताना है बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह का। तो नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन द पाकिस्तान मूवमेंट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसमें आपने पाकिस्तान की जो तहरीक है उसका किरदार अदा क्या किया था, उसने क्या किरदार था पाकिस्तान मूवमेंट में, तो वो आपने देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तकरीबन 1 घंटे से ऊपर की। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और दूसरा आपको ये जो फ़ाइल है वो देख लें, अगर आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं तो करें, वो आपका है फ़ायदा, ठीक है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो लेक्चर को लाजमी देखें, पहले वीडियो लेक्चर्स को देखें फिर इस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह ताला फिर ही आपको फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।